तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 11 का 13, ये वाला सवाल है। तो आपके पास इस तरह के एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है। मुश्किल है कि इसमें से कोई सवाल है क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। सर ने भी कराया हुआ ये सवाल, और सर ने इस पर मेरे ख्याल से कोई 4 क्लासें लगाई थी एक सवाल पे। बट दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, मुश्किल है, लेकिन एहतियातन थोड़ा बहुत इसको समझ लो ताकि अगर आ जाए पेपर में तो कुछ भी करके कर लो। सही है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। कह रहे हैं एक गियर रिडक्शन यूनिट है, उसमें काउंटर शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द टू बेयरिंग रिएक्शंस, सही है, इनके जो रिएक्शंस बनेंगे, इन दो बेयरिंग के जो आपके रिएक्शंस बनेंगे, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कहाँ बनती है, जहाँ पर आपकी होल्ड होती है ना चीज़, जहाँ पर आपकी सपोर्ट होती है। तो यहाँ आपकी सपोर्ट लगी हुई है, मतलब ये इसको हिलने से मना करेंगे, तो यहाँ पर आपके कुछ रिएक्शंस बनेंगे, वो हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। एंड कह रहे हैं द बेरिंग आर टू बी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, ये बॉल बेरिंग की टाइप दे दी, सही है। हैविंग अ डिज़ायर्ड लाइफ, तो एल डी जो कि डिज़ायर्ड लाइफ है 40 किलो आवर दी है, ये क्या है, कोई यूनिट है पता नहीं। यूज इन द, और ये रेवोल्यूशन दिया हुआ है, सही है, रेवोल्यूशन पर मिनट, एन की वैल्यू दी हुई है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। यूज़ 1.2 फॉर द एप्लीकेशन फैक्टर, मैं बताता हूँ ये क्या है सारा, सही है। एप्लीकेशन फैक्टर क्या है 1.2, और रिलायबिलिटी आपकी दी हुई है सवाल में 0.95। एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेरिंग फ्रॉम टेबल 2, सेलेक्शन का क्या मतलब है, जब आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यू हैव टू सेलेक्ट अ सर्टेन बेरिंग, देन यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट C10। C10 क्या होता है, C10 होती है आपकी, देख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर C10 हमारे पास क्या होता है कि रेडियल लोड है जो कि बेयर बेयरिंग इंड्योर कर सकता है, मतलब कि बेयरिंग कितना लोड उठा सकता है, वो आपने मालूम करना है एक ख़ास रेवोल्यूशन और एक ख़ास उस पर वैल्यूज़ पे, मतलब उसका एक डायमीटर आपने देखना है, कौन सा डायमीटर सूट करेगा यहाँ पर हमें। तो आपके पास ये टेबल होता है, टेबल नंबर 11-2, यह है पेज नंबर 561 बुक के ऊपर। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये सीरीज़ 2, सही है, और डीप ग्रूव और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, दो बेयरिंग्स का दिया हुआ है, सही है। ये यहाँ पर आपके पास ये वाला जो चार्ट है C10 और ये डीप ग्रूव का है, ये हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे सवाल में दोनों बेयरिंग कौन से एंगुलर कॉन्टैक्ट वाले हैं, तो हम यहाँ से अपनी मालूमात लेंगे। हम आ जाते हैं वापस सवाल के ऊपर। तो सवाल के ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, आप गौर से देखो, सबसे पहले आपने ना वो बनाना है, क्या कहते हैं, रिएक्शंस बनाने। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये अगर मैं एक ही पार्ट कराऊंगा इसका, सही है, मैं इसका कोई वो पार्ट नहीं करूँगा, ये आपको खुद कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो यार इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा सारा, ये गौर से देखना। रिएक्शन फोर्सेस कैसे लगती हैं, मेरी जो ये जो शाफ्ट है पिंक वाली, सही है, ये जो मेरी पिंक वाली ये निकली हुई है यहाँ पर, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे घुमाऊंगा आगे पीछे, तो ये हो सकती है एक्स एक्सिस पे, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लॉक नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ी सी अंदर चली जाएगी, वहाँ से बाहर चली जाएगी, इसका मतलब ये एक्स पे आगे पीछे जा सकती है, ठीक है, ये एक्स पे आगे पीछे जा सकती है, तो इसका मतलब एक्स पे कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, एक्स पे ये फ्री टू मूव है। इसी तरह अगर मैं इस शाफ्ट को बीच में से पकड़ूं यहाँ से और ऊपर की तरफ खींच दूं, तो ये नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों ने इसको सपोर्ट की हुई है। तो वाई एक्सिस के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स है इसकी, ऐसे लगा दो, जैसे मर्जी लगानी है लगाओ। तो वाई रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स है, और मैं बोलूँगा यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स है, यूँ करके, जिसको मैं बोलूँगा एफ वाई ऑफ ओ, उसको मैं बोलूँगा एफ वाई ऑफ सी, ठीक है। नहीं जा सकती ना, वाई एक्सेस में मैं ऊपर नीचे इसको करूँगा, ये अटके रहेगी यहाँ पे, जबकि एक्स में हिलाऊंगा तो हिलेगी। इसी तरह जेड एक्सेस मेरा ये, जेड एक्सेस में अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ के यहाँ आगे पीछे हिलाऊँ, नहीं हिलेगी क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्ट है। तो इसका मतलब एक सपोर्ट आपकी यहाँ से क्या लगी हुई है, एफ जेड सी, और यहाँ पे भी एफ जेड सी आपकी इस तरह लगी हुई है, सही है। तो ये आपकी रिएक्शन फोर्स है, ये आपने मालूम करनी है। एक चीज़, इसको आप आर जेड सी बोलो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि रिएक्शन है। इसी तरह आपकी जो फोर्स दी हुई है यहाँ पर, ये देखो, ये जो आपकी फोर्स दी हुई है, ये एक एंगल पे लग रही है। तो सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करो, क्योंकि सारी आपकी देखो ना एक्सेस में अलाइन हो गई, ये वाई एक्सेस में। ये मैं आपको सिर्फ अभी स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस सवाल के क्या तरीके हैं, सबसे पहला पार्ट है सॉल्व योर स्टैटिक्स, सही है। दूसरा है सॉल्व फॉर नॉर्मल बेयरिंग, सही है। फिर एंड पे है कैलकुलेट द, वो जो हमारा था C10 रेटेड लाइफ। तो सबसे पहले स्टैटिक्स को सॉल्व करेंगे, अभी बेयरिंग छोड़ दो, भी सिर्फ स्टैटिक्स सॉल्व करेंगे। तो एक फोर्स आपकी क्यों लग रही है, इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, सही है। इसको, ये मेरा ब्रेक हो गया वाई में, और ये मेरा ब्रेक हो गया किस में, एक्स में, सॉरी जेड में ब्रेक हो गया। तो मेरी एफ जेड है जो कि बराबर है किसके, ये वाली फोर्स इंटू
कॉस थीटा, कॉस इंटू 25। कॉस थीटा कैसा है, क्योंकि मेरा एंगल यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है 25, सही है। तो मेरी फोर्स यूँ लग रही है तो ज़ाहिर है यूँ और यूँ ब्रेक होगी, तो इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ यूँ करके, और एंगल मेरा यहाँ बनने लोगों ने दिया हुआ है। तो हमेशा जो भी हाइपोटेनस के साथ एंगल बनेगा वो बेस कहलाती है, सही है। मतलब जो भी जिस भी सरफेस के साथ एंगल बन जाएगा वो बेस होती है, और बेस हमेशा हमेशा क्या होती है, कॉस थीटा। इसको आप पाइथागोरस से भी याद रख सकते हो, देख तो पाइथागोरस से भी याद रख सकते हो। वो लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री और एंगल दोनों चीज़ें बन जाए वो आपकी बेस होती है, और बेस बराबर होती है कॉस थीटा के। और ये हो गया आपकी साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो इसको आपने एफ कॉस थीटा लिख दिया, इसको आपने एफ साइन थीटा लिख दिया, सही है। यहाँ पर हमें एफ की वैल्यू नहीं पता। इसी तरह हमारी जो यहाँ पर दूसरी वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये वाली जो मेरी फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। एक ये नीचे, ये देखो 20 डिग्री दिया हुआ है ये वाला, एक नीचे और एक यहाँ पर अंदर, दो हो गए। मेरी ये वाली फोर्स की वैल्यू की वेट 240, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 240 कॉस थीटा, थीटा मेरा कितना है 20 यहाँ पर, और इस वाले को मैं बोल दूँगा 240 साइन 20, सही है। तो मुझे अब यहाँ पे सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझे ये वाली फोर्स नहीं पता। ये वाली फोर्स निकालने का एक स्टेप है यहाँ पर, सही है। एक स्टेप है जो कि एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट टाइप है टॉर्क का। इस पूरी शाफ्ट में एक ही टॉर्क है, मतलब ये पूरी शाफ्ट ऐसा नहीं है कि ये बेरिंग यहाँ घूम रहा है तो ये बेरिंग वहाँ घूमने लग जाएगा। ये वाली शाफ्ट भाई ज़ाहिर है आपका एक इनपुट दे रहे हो तो आपको दूसरा आउटपुट चाहिए ना, ये अलग बात है। फोर्स आपकी यहाँ से लग रही है, हो सकता है बेरिंग घूम भी रहा हो। ओ सॉरी, बेरिंग तो घूम सकता है ना, शाफ्ट नहीं घूम सकती भाई। ये वाला बेरिंग अगर यूँ घूम रहा है तो ये वाला यूँ घूम सकता है, क्योंकि बेरिंग शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, वो तो घूमता रहेगा आराम से, उसको जैसे घूमना है। लेकिन शाफ्ट आपकी सिर्फ एक एक्सिस में घूमेगी, यूँ करके, या तो यूँ घूमेगी या तो यूँ करके, है ना। तो जो पूरी शाफ्ट है उसके ऊपर टॉर्क सेम रहेगा, टॉर्क सेम, याद रखना। शाफ्ट के ऊपर हमेशा टॉर्क सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में क्या बोल रहा हूँ, शुरू में आपकी जो शाफ्ट है वो यूँ घूम रही है, एंड पे यूँ घूम रही है, वो तो फिर ट्विस्ट होकर टूट जाएगी। तो पूरी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क सेम रहेगी, सही है। टॉर्क किसके बराबर होती है, टॉर्क बराबर होती है एफ इंटू आर के, याद रखना। तो पूरी उस पर रॉड शाफ्ट के ऊपर एफ इंटू आर आपका सेम रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पर सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में ये हमने बना लिया, डायरेक्शन कोई भी ले लो, इतना कोई मेरा नहीं लगता कोई इशू है। देखो ये बना लिया आपने, रिएक्शन जेड में नहीं आएगा, क्यों, एक्स में नहीं आएगा, सॉरी जेड में तो लगाया, एक्स में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स पे आगे पीछे आप कर सकते हो शाफ्ट को। रिएक्शन इनके बीच में तो सारे डिस्टेंस है, ये देखो ये डिस्टेंस लिख दिया 16, 14 और 12। तो इन बेयरिंग के बीच में डिस्टेंस है 16, 14 और 12, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे आपने रिएक्शन लगा दिया, रिएक्शन लगा दिया दोनों कोनों पे रिएक्शन, ये हमने वैल्यू निकाल ली। उसकी जब इस टाइम बेल, तो उसकी जो वो बजेगी, बेल क्या यार को मैं दरवाज़ा खोल के आ रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना यार, अभी हम कुछ भी नहीं किया, बेसिक हमने रिएक्शंस लगाए हैं। देखो सारे सवाल में रिएक्शन सेम लग रहे हैं, देखो सेम रिएक्शंस हैं सब में, वही वाई जेड में, वाई जेड में। देखो ये वाला तो नहीं आना चाहिए, छोड़ दो इसको, देखो भी नहीं, अजीब सा, नहीं देख लो यार, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देख रहा। सो यहाँ पर हमारी जो फोर्स थी वो 240 की थी, तो 240 साइन 20 करोगे, 240 कॉस 20 करोगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 226 और 82। अब आप बोलोगे यार ये कैसा आ गया, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी ना टॉर्क सेम होती है, सही है। आपकी जो टॉर्क है वो सेम है, तो टॉर्क बराबर होती है एफ इंटू आर के। लेकिन आपको जो यहाँ पे फोर्सेस चाहिए ना, वो ऐसा नहीं कि इधर उधर उड़ती हुई फोर्सेस लगा दी आपने, आपको फोर्स चाहिए बिल्कुल परपेंडिकुलर तमीज़ की, क्योंकि टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें घबराने का सीन नहीं है। क्रॉस का मतलब ये है कि यू नीड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। सो इफ योर आई मीन यू कैन ट्राई एनीथिंग, कोई मसले की बात नहीं है। एफ में कह रहा हूँ, आप उड़ती भी नहीं ले सकते, आपको ना तमीज़ की एक्सेस वाली लेनी है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे लोगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर नहीं लोगे, आप पहले लोगे टॉर्क इज इक्वल टू जो आपकी फोर्स है, वो फोर्स आप ये वाली नहीं लोगे, आप कोई वो वाली लोगे जो एक्स एक्सिस में हुई है, मतलब एफ कॉस थीटा वाली लोगे, एफ कॉस थीटा। क्योंकि हमारी ये वाली जो फोर्स है, पहले हम देखो मैं बताता हूँ कैसे पैटर्न बनाएंगे यार, सॉरी थोड़ी सी लेट कर रहा हूँ चीज़ों को। ये मेरी फोर्स आ रही है और ये मेरी नोन है, तो मैं पहले अपनी नोन वैल्यूज़ डाल के टॉर्क निकालूंगा, और फिर वही टॉर्क यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर अननोन एफ निकाल लूँगा। दिस इज़ द प्रोसीजर, सही है। अब मैंने ना फोर्स ये नहीं लेनी उड़ती हुई, मैंने क्या सेलेक्ट करनी है फोर्स जो कि तमीज़ से यूँ आ रही है। आई गेस इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, सही है। आप एफ वाई भी यूज़ कर सकते हो और आप एफ जेड भी यूज़ कर सकते हो।
तो आपको पता है कि नीचे वाली एफ जेड, नीचे वाली किसके बराबर है, नीचे वाली बराबर। अच्छा, अगर आप इसकी नीचे वाली यूज़ करोगे, इसकी भी नीचे वाली यूज़ करनी पड़ेगी, सही है। इन लोगों ने भी नीचे की यूज़ किया, मैं भी नीचे वाली यूज़ करूँ, तो नीचे वाली क्या है आपकी एफ कॉस थीटा, सही है। तो एफ कॉस थीटा ये आपकी फोर्स आ गई सिर्फ, सही है, तमीज़ वाली फोर्स, और आपका रेडियस आर, एफ इंटू आर, ये आपका बराबर है शाफ्ट की जो टॉर्क है। तो ये टॉर्क बराबर होगी, फोर्स है आपकी 240 पाउंड, कॉस, and your angle here is 20 and your r is the perpendicular distance, r is your perpendicular distance from the shaft, that is not from the shaft, let me see, r is the diameter, r is the ये diameter, your diameter of the sorry, r is the radius, ये radius है ना। तो this is your force and this is your perpendicular distance बेयरिंग के ऊपर। समझ आया थोड़ा सा। आपने फोर्स कौन सी ली है, ये वाली ली है, एफ कॉस थीटा वाली, सही है। और आपका जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ये वाला, और ये क्या है, ये पूरा इसका डाया कितना है, 24 गियर 3 का दिया हुआ है। तो इसका रेडियस सिर्फ कितना हो जाएगा टिल द शाफ्ट, इसका आधा 12, तो आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ से आपके पास शाफ्ट की टॉर्क आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए शाफ्ट की जो टॉर्क है वो आपने निकाल ली 2706। अब आप वापस एक और फार्मूला लगाओगे, अब आप वापस लगाओगे T इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू आर, आपने वापस फार्मूला लगाया ये, लेकिन आपने दूसरे बेयरिंग के लिए, इस बेयरिंग के लिए लगाया, सही है। इस बेयरिंग के लिए मैं अपनी वैल्यूज़ डालूंगा, इस बेयरिंग में मुझे एफ़ नहीं पता, एफ़ मैंने निकालना है, एफ़ को मैंने एक जगह किया, टॉर्क अपॉन कॉस थीटा, आर मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। टॉर्क मैंने ऊपर से निकाल ली थी क्योंकि पूरी शाफ्ट में सेम है, 2706 मेरा कॉस, और यहाँ पे थीटा मेरा क्या है 25। इसमें मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, मैं बेसिक कौन सा बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा। तो मेरा थीटा यहाँ पर 25, और मेरा रेडियस कितना है इस वाले का, मेरा इस वाले का परपेंडिकुलर रेडियस कितना है, इसका पूरा डाया है 12, तो इसका रेडियस हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू बने और आपको ये वाली फोर्स भी पता चल गई, सही है। तो अब आपको सारी फोर्स पता चल गई है, अब आप अननोन रिएक्शंस निकालोगे। तो जब आपको ये वाली फोर्स पता चलेगी तो इसके कंपोनेंट बना लेना, एफ साइन और एफ कॉस 25, एफ साइन 25 जब आप करोगे तो आपके पास ये बन जाएंगे 210 और 451, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपने वो लगाना जैसे हम निकालते थे एसएम वगैरह में, समीशन मोमेंट वगैरह। सबसे पहले आप लगा दो टॉप पे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन एफ जेड इज इक्वल टू 0, सही है। एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं है। एफ वाई जब लगाओगे तो 1 2 3 4 फोर्सेस आएंगे, सही है, जब समीशन एफ वाई लगाओगे। तो यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ कहीं लगी हुई होगी ना मेरे ख्याल से, ये और ये एफ आई लगी हुई है, एफ आई और एफ जेड, हाँ ये समीशन एफ आई लगी हुई है, ये समीशन एफ जेड लगी हुई है, सॉल्व हुई है। जैसे पहले माइनस आर होगा, यहाँ जा इज इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ लगे उन लोगों ने प्लस कर दिया। तो जब आप समीशन एफ आई एफ जेड लगाओगे तो 1 2 3 सॉरी पहले आपने लगाया समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस में कितनी फोर्सेज हैं, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, और ये दोनों नोन है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन बनेगी जिसमें 2 अननोन है, सही है। और इसी तरह जब आप z में लगाओगे तो z में आपके पास एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन, 2 अननोन है, और ये रिएक्शन, और 1 और 2 नोन है। और इसी तरह जब आप z में लगा लोगे तो आपके पास 2 अननोन आएंगे, सही है। तो 4 अननोन हो गए। अब आपको 2 इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन आप मोमेंट लगा देना, सही है। मोमेंट अराउंड z एक्सिस, z एक्सिस का मतलब है एक्स वाई प्लेन, सही है, और मोमेंट अराउंड y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स जेड प्लेन। सो दिस इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स मैन फॉर यू गाइज टू टीच मी, ओ टू टीच यू, सॉरी, फॉर मी टू टीच यू। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ना दोनों एक्सिस पे मोमेंट ले लेना है, सही। मोमेंट अराउंड z एक्सिस, ये वाला मतलब पॉइंट O के ऊपर z एक्सिस पे मोमेंट ले लो, और पॉइंट O के ऊपर y एक्सिस पे मोमेंट ले लो, ठीक है। एक्स पे क्यों नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि एक्स का फ़ायदा नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लग रही यहाँ पे। इससे क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर तो जितनी फोर्सेज है वो तो आप लोगे नहीं, उसके अलावा क्या होगा कि z एक्सिस का मतलब है कि आप एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हो। एक्स वाई प्लेन का मतलब, ये देखो, ये x है, ये y प्लेन है, सही है, और ये z एक्सिस पे मोमेंट लग रहा है। ये बात समझ आ रही है। जिस एक्सिस पे प्लेन पे मोमेंट लगता है तो उस
का मतलब है कि उसके अलावा जो भी एक्सेस है उस प्लेन पे लगेगा। मतलब अगर z एक्सेस पे लगा रहे हो तो एक्स वाई प्लेन पर मोमेंट बनेगा, अगर आप y एक्सेस पर लगा रहे हो तो एक्स जेड प्लेन पर बनेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं सिर्फ बात करूँ एक्स वाई प्लेन की, पहला वाला मोमेंट जो कि आपका जेड एक्सेस पे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या क्या चीज़ें मोमेंट बनाएंगी, सही है। यहाँ पर आपकी सबसे पहले ये दोनों चीज़ें तो मोमेंट नहीं बनाने वाली क्योंकि इस पॉइंट पर लग रहा है। मोमेंट के लिए आपको चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी फोर्स पैरेलल जा रही है, जो भी फोर्स आपके एक्सेस के पैरेलल जा रही है। मैंने मोमेंट का लगाया जेड एक्सेस पे, सही है, इसका क्या मतलब है जेड एक्सेस पे, ये एक्सेस है मेरा जेड, यहाँ पर मैंने लगा दिया मोमेंट। जो भी फोर्स इस एक्सेस के पैरेलल होगी वो मोमेंट नहीं बनाएगी। जैसे कि ये वाली फोर्स है ये मोमेंट नहीं बनाएगी, मेरी ये वाली फोर्स है ये मोमेंट नहीं बनाएगी, मेरी ये वाली फोर्स है ये मोमेंट नहीं बनाएगी, क्योंकि एक्सेस के पैरेलल है। हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर। आप बोलोगे यार कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर मैं ये बनाऊँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ तो रहा है, जैसे ये मेरी अगर एक फोर्स है तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यार डिस्टेंस है लेकिन फोर्स आपके पैरेलल में लग रही है। मेन ये है कि आपकी फोर्स परपेंडिकुलर में लगनी चाहिए, क्योंकि 3 एक्सेस है। तो आपको अब इससे याद रखो कि जो भी आपने अपने एक्सेस पे लिया है ना मोमेंट, उस एक्सेस के पैरेलल अगर कोई भी फोर्स लगेगी वो मोमेंट नहीं जनरेट करेगी। ये वाली गई, ये वाली गई, ये वाली गई, सिर्फ 3 फोर्सेस बचती हैं, 82, 210 और RC। साइन का कोई इशू नहीं है। साइन का अगर आप कहते हो कि क्लॉकवाइज मैंने लिया है, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो हम लोग इनकी एग्जांपल ले लेना। इन लोगों ने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, सही है। तो मैंने कहाँ लगाया, पॉइंट O पर मोमेंट लगाया, पॉइंट O पर। Z एक्सेस पे लगाने की वजह से आप क्या करना, आपके पास 2 एक्सेस होंगे उन पे लगा देना, चेक कर लेना खुद ही। तो O पॉइंट के ऊपर आपने मोमेंट लगाया। अब मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो मेरा O पॉइंट फिक्स है, मेरा O पॉइंट कैसे घूमेगा। वापस सुनो, अगर मैं O पॉइंट पर मोमेंट लगा रहा हूँ और ये मेरी फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो मेरा ये चीज़ क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर जाएगी पूरी शाफ्ट। आपने हर चीज़ छोड़ के बस स्टैटिक्स खेलने हैं अभी। आपकी जो पूरी शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो 82 की फोर्स यहाँ पर आ गई नेगेटिव में, सही है। और उसका अपना डिस्टेंस आ गया O से लेकर यहाँ तक 16। इसी तरह मेरी जो 210 की फोर्स है वो जब मैं यहाँ लगाऊँ तो मेरी पूरी शाफ्ट पॉइंट O को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो मेरी पूरी शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगी। इसी तरह ये भी मेरा नेगेटिव आ गया और 210 आ गया, और मेरा जो डिस्टेंस है 16 + 14 का वो 30। इसी तरह मेरी जो RC लग रही है यहाँ पर, RC को जब मैं घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव आएगा RC, और इसका डिस्टेंस 42 आ गया। इस तरह से आपका मूवमेंट लग गया। यहाँ से RC की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप सबमिशन Fy लगाओगे, सही है। यहाँ से आपके एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पर आप RC की जो वैल्यू आपके पास आएगी, 2 मैंने बोला था अननोन, एक RO आएगा और एक RC आएगा आपके पास, सही है। RC की वैल्यू आपने ऊपर निकाली, वो यहाँ पर डालोगे 181, तो आपके पास ये आ जाएगी क्या, R0 भी आ जाएगी। तो RC Y एक्सेस पे आपके पास ये आ गई, Y एक्सेस पे आपके पास ये आ गई, दोनों आ गई। इसी तरह का अब आप दूसरे प्लेन पे करोगे। दूसरा प्लेन आपके पास कहाँ है, अच्छा नहीं छोड़ो, यहाँ पर आपने ले लिया और कहीं भी मोमेंट ले लो, आपने बोला कि वापस बोलो कि क्लॉकवाइज नेगेटिव है, यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब y एक्सेस पे आपने लिया, ये y एक्सेस पे लिया। y एक्सेस का मतलब ये है कि आपने zx प्लेन पे ले लिया, zx प्लेन पे ले लिया, ठीक है। अब y एक्सेस पे लिए तो इसके पैरेलल फोर्सेस नहीं बनाएंगे मोमेंट, ये भी नहीं बनाएगी, ये भी नहीं बनाएगी, ये भी नहीं बनाएगी, और ये वाले पॉइंट तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। तो आपके कौन कौन सा पॉइंट बच गया, एक 226 बच गया, 226 इसको क्या घुमाएगी, आप बताओ ना। अगर मैं y को यहाँ पर फिक्स करता हूँ इस तरह से, मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, सही है। मेरी 226 फोर्स कैसे लग रही है, न्यू लग रही है, तो मेरा u इसको क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, तो मेरी 226 आ गई पॉजिटिव और उसका डिस्टेंस आ गया 16। इसी तरह जो मेरी ये वाली लग रही है, ये कितने की लग रही है, 451, ये लग रही है यूँ। ये अगर मेरा फिक्स है पॉइंट हो तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो अगली मेरी फोर्स आ गई नेगेटिव 452 और इसका डिस्टेंस जो 30 यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है। मेरी अगली फोर्स है RC भी इसको यहाँ से हिट कर रही है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी नेगेटिव RC और इसका डिस्टेंस 42 यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला ये RCZ है। आप बोलोगे ना अगर हमने RC निकाली वो RCY निकाला था हमने ऊपर, तो ये Z एक्सिस का RC है, ये रहा RCZ, दिस इज RCY। इसी तरह आपने मोमेंट से RCZ की वैल्यू आएगी, और जब समीशन F लगाओगे, समीशन FZ लगाओगे इस बार, तो आपके पास ये बनेगी, RC की वैल्यू डालोगे आपके पास फोर्स आ जाएंगे। अब आपके पास स्टैटिक्स खत्म हो जाके सबसे यार 15-20 मिनट मैंने इसमें लगा दिए, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है इन सवाल का, आगे तो कुछ भी नहीं करना आपने।
अब क्योंकि आपको सारी फोर्सेस पता चल गई हैं, अब आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हट जाओ। अब आपको ये ऐसे उधर इधर उधर वाली फोर्सेस ही चाहिए होंगी, सही है, क्योंकि अब हमने सिर्फ क्या निकालना था, रिएक्शन फोर्सेस निकालनी थी। अब आपको इन एक्स और वाई फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, अब आप ओरिजिनल फोर्सेस के साथ ही खेलोगे। अब हमें रिएक्शन फोर्सेस आ गई, मेरी एक रिएक्शन ऐसे लग रही है, एक रिएक्शन यहाँ पर ऐसे लग रही है, सही है। अगर मैंने इसकी एक रिएक्शन बनानी है, दो रिएक्शन है ना, तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा यूँ करके, यूँ करके। तो ये कैसे होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स स्क्वायर, पाइथागोरस से सादा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, या एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना यार, 1 2 3 4 5 8 फोर्सेस को कौन खेलेगा, तो आप 8 फोर्सेस को समराइज करके 4 फोर्सेस बना रहे हो, ठीक है। दो तो ओरिजिनली आपको यहाँ पर गिवन थी, एक आपने आराम से निकाल ली थी। इन दोनों कैसे निकालोगे, इनके जो वाई और जेड कंपोनेंट है, इनके बीच में पाइथागोरस लगाओ और आपके पास एक एक फोर्सेस आ जाएंगे। तो ये इन लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये इन लोगों ने लगा दिया पाइथागोरस दोनों में, ओ पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर भी। तो आपके पास आगे आराम से फोर्सेस आ गई दोनों, परफेक्ट। और आपने मेन चीज़ ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी देखो सवाल कॉन्सेप्ट समझो पहले। असल में हो क्या रहा है कि आपका एक बेयरिंग है, ये आपके दो बेयरिंग है, इन बेयरिंग को किसी वजह से बाहर से इतनी फोर्स पड़ रही है, सही है। आपने ये बताना है कि ये जो आपका सेटअप है ये इसको इंड्योर कर पाएगा, ये इसको सह पाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर तो आपकी रिएक्शन की फोर्सेस की वैल्यू जो आप निकालोगे ना, वो आपकी मेन फोर्सेस हैं, क्योंकि ये तो अप्लाइड फोर्सेस हैं। अप्लाइड फोर्सेस तो पहले से निकली हुई हैं, सही है। अप्लाइड फोर्सेस तो आपकी कंडीशन है, आपने ये देखना है कि जो आपकी रिएक्शन फोर्सेस आनी चाहिए ना, उसके हिसाब से आपको बेरिंग क्या रखना है कि भाई इतनी फोर्स अप्लाई करने से मेरी रिएक्शन फोर्सेस बड़ी ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो ज़्यादा रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होने की वजह से आप ना डायामीटर को एक काम करना, आप ये वाला बेयरिंग नहीं यूज़ करो, ये वाला बेयरिंग नहीं सह पाएगा, आपकी रिएक्शन फोर्सेस ना काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, सही है। तो आप ना दूसरा बेयरिंग यूज़ कर लेना। तो इसलिए आप अब क्या करोगे, आपने जो रिएक्शन फोर्सेस अभी निकाली हैं, आप उन रिएक्शन फोर्सेस से अपनी बेयरिंग की लाइफ निकालोगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपकी रिएक्शन फोर्स आ गई थी दोनों। अब फिर आपने इनको दोनों को 1.2 से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि ओरिजिनली तो आपकी ये इसे हमने इसलिए क्योंकि ये अब यहाँ पर आता है आपका एप्लीकेशन फैक्टर। ये तो आपकी थ्योरी है, ये तो आपका वो है कि आपने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। असली में जब हम एप्लीकेट करते हैं ना, तो ज़ाहिर हमारे पास और भी लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस की वजह से हम एक ना सेफ साइड रखते हैं। हम कहते हैं कि यार आपकी जो फोर्सेज है ना, वो फोर्स सिर्फ फर्ज करो 10 न्यूटन है। वो बोलेंगे नहीं भाई 10 न्यूटन नहीं, आप एक काम करो, आप ना ये करो कि इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 20% इसमें ज़्यादा डालो एहतियातन, सही है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12 न्यूटन हो जाएगा, सही है। इसलिए हम एप्लीकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं, सारी फोर्सेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि एहतियातन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेयरिंग यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम ज़्यादा अच्छा बेयरिंग यूज़ कर पाए। तो इसलिए एप्लीकेशन फैक्टर से लाजमी, इस फॉर्मूले में डालने से पहले एप्लीकेशन फैक्टर से लाजमी मल्टीप्लाई कराते हैं फोर्स को, से फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये सिर्फ मैथमेटिकली रह जाएगा, असली में एप्लीकेबल नहीं होगी चीज़ आपकी। तो ये करने के बाद आपके पास ना ये फार्मूला होता है, सही है। फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये आपके पास फोर्स होती है, सही है। ये आपके पास एक्स डी होती है, एक्स डी कुछ भी नहीं है, एक्स डी बराबर होती है एल के। एल क्या होता है, एल आप सीख लोगे फॉर्मूला, आपके पास होता है ना लाइफ है आई गेस, रेटेड लाइफ होती है, क्या कहलाती है, पर मिलियन लाइफ कहलाती है। ये बराबर होती है अपॉन 10⁶, और ये बराबर होती है आपके, वेट लेट मी टेल यू, ये होती है रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय ये 10⁶ आ गई मल्टीप्लाई बाय 60। ये वैल्यू है 10⁶, रट्टा मार लो, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, 60 भी ऐसा ही रहेगा हमेशा। ये आपका रेवोल्यूशन सवाल में गिवन होता है 200, और लाइफ भी आपके पास गिवन होगी 40 की। ये एक्स डी की वैल्यू है, हमेशा यहाँ पर यही रहेगी, सही है। जो भी बस यहाँ पे एन की वैल्यू देते रहे सवाल में, वो डाल देना, और ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगी और ये दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.02, अच्छा ये 0.02 ये आ गया, एल एन आ गया, ये 1/r रिलायबिलिटी फैक्टर आ गया। ये फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला रट्टा मारो, उसमें वैल्यू डाल देना। ये रिलायबिलिटी फैक्टर 0.95 गिवन है, यहाँ डाल दिया, और 1/, ये एक फैक्टर है, और ये 1/3 है। 3 क्या होता है, ये 1/ आपका ए कहते हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये जो है ना, ये बेयरिंग की टाइप पे फ़र्क पड़ेगा। ये हमारे 2-3 तरह के बेयरिंग होते हैं ना। एक हमारा होता है डीप ग्रूव बेयरिंग, डीप ग्रूव के लिए भी ये वाली वैल्यू होगी 3,
अब बुक में जाके नहीं फॉर्मूला एक बार देख लेना। डीप ग्रूव के लिए ये वैल्यू 3 होती है, और अगर आपको कॉन्टैक्ट बेयरिंग दिया हुआ है तब भी ये वैल्यू 3 होगी आपकी। सिर्फ अगर आपको सिलेंड्रिकल बेयरिंग दिया हुआ है ना, सिलेंड्रिकल, तब ये वैल्यू आपकी क्या होती है, 10/3 होती है, -10/3 होती है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, एक फैक्टर होता है जो कि बेयरिंग की टाइप पे चेंज होता रहता है। और फॉर्मूले के अंदर जो ये फैक्टर होता है ln के ऊपर, इसको हम डिनोट करते हैं b से। इसको हम कहते हैं वेबल पैरामीटर रेटिंग। तो ये इसको 1.483 ले लेना हर बार, शायद एक बार कंफर्म कर लेना यार ये क्या चीज़ होती है, लेकिन मतलब अगर मेरे पास आया लिखा हुआ नहीं हो मैं तो 1.483 ले लूँगा, इतना कोई फ़र्क नहीं है सारों में। मुश्किल है यार, ये वाला सवाल है, बहुत मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत मुश्किल है, ये नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा। बस उसमें रह गया करना आपने कुछ भी नहीं, आपके पास आपने XD निकाल लिया, 40,000 ही आपको गिवन था उसमें लाइफ 200, ये फार्मूला मैंने भी जो बताया था XD निकालने का, 480। आपके पास दो फोर्सेज हैं दोनों बेयरिंग के लिए, एक आपके पास बेयरिंग ओ वाले के लिए, एक सी के लिए, एक बेयरिंग ओ वाले के लिए ये वाला, एक बेयरिंग सी वाला है, सही है। तो दोनों के लिए आप अलग अलग फार्मूला लगाओगे। एक बार आपने बेयरिंग ओ के लिए लगा लिया तो ये C10 आपने ओ के लिए निकाला, फोर्स आ गई, XD दोनों के लिए सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सब कुछ सेम रहेगा, हर चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ फोर्स चेंज हो जाएगी। तो जब आपने यहाँ पे C10 लगाई तो आपके पास फोर्स क्या आई, 1438 पाउंड फिट है। पाउंड फिट को गूगल में जाके किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देना, सही है, देख लेना क्या होती है कन्वर्जन। तो आपके पास क्या आया, C10 की वैल्यू 6.398। इसी तरह जब आपने फोर्स डाली अपनी C वाले बेयरिंग की तो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई, इसको आपने कन्वर्ट किया तो 17 किलो न्यूटन आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है टेबल पे, ये कैसे निकालना है। देखो आपकी ये क्या चीज़ है, ये C10 की वैल्यू है, ये क्या चीज़ें दोनों C10 की वैल्यू है फॉर कौन सा बेयरिंग, हमारा कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है। तो आपने यहाँ पर आना है, अपने टेबल ढूंढना है, अपना कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग A1 है शायद या A11 है, यहाँ पे देख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का हमारा टेबल है। यार बहुत मुश्किल है यार, ये आए पेपर में यार, मैं क्यों कर रहा हूँ यार ये इसको। ये रहा आपका टेबल नंबर A11 था यार, कहाँ गया, चैप्टर ही ख़त्म हो गया, आई शुड पॉज द वीडियो। A11 नहीं था आपका, टेबल 11-12 था। तो आपने क्या करना था, सबसे पहले एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में आए, डीप ग्रुप नहीं है हमारा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, और हमारी जो आंसर है वो C10 की आई है। ओके, तो हमारी C10 की दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारी क्या आ रही है, एक हमारी है 6.4 तकरीबन। तो मेरी 6.4 C10 की वैल्यू यहाँ कहीं बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो एक मेरी वैल्यू तो ये रही, और मेरी जो दूसरी वैल्यू वो 17.02, तो 17.02 तकरीबन यहाँ बीच में लाई करेगी 2। अब इंटरपोलेशन नहीं करनी है, आपने पता है क्या, आपने सेफ साइड के लिए बड़ा वाला बेयरिंग ले लेना है, सर ने बोला था। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आप यहाँ पर 7.02 ले लोगे पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए 20.3 बड़ा वाला बेयरिंग ले लोगे, सही है। तो ये वाला बेयरिंग ले लिया, इनका अपने सीधा जाके हिट करना है डायमीटर। एक का बोर है, बोर मतलब डायमीटर 12, और एक का बोर क्या आ रहा है 30। तो आपने लिख दिया एक का 12, एक का लिख दिया 30। ये 2 जो लिखा है सिर्फ सीरीज़ है, सीरीज़ क्यों है, क्योंकि आपका टेबल में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सीरीज़। सवाल में इन लोगों ने बोला था कि आप टेबल नंबर इससे देखें, टेबल से, क्यों इस ये बताया हुआ था इन लोगों ने कि आपकी सीरीज़ जो है वो 2 है। तो आपने आंसर में भी लिख दिया अपनी सीरीज़ 2, और बोर जो आपने लेना है बड़ा वाला। यार ये सवाल ख़त्म हो गया यार, तो मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है।